36,000 करोड़ का ट्रेडिंग स्कैम जिसने इंडियन ऑप्शन ट्रेडर्स को हिला दिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो फाइनेंशियल दुनिया के अंधेरे में कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। कि ऐसा नाम जो वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े प्लेयर्स में छुपाया हुआ था आज तक, जेन स्ट्रीट कैपिटल, एक छोटी सी फर्म जो 1999 में मैनहट्टन के एक बी दरवाजे के ऑफिस से शुरू हुई थी और आज ग्लोबल मार्केट्स का एक इनविजिबल टाइटन बन चुका है। 2024 में अगर बात करें तो इसने $20.5 बिलियन का रेवेन्यू बनाया। ये बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ग्रुप जैसे बैंकिंग जाइंट से भी ज्यादा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है सीक्रेट्स की, धोखे की, जहां इंडियन मार्केट में एक बड़ा खेल करके गए और हाल फिलहाल में सेबी ने इनके सारे राज खोले। तो चलो शुरू करते हैं जेन स्ट्रीट की ये थ्रिलिंग जर्नी, जिसमें है मैथमेटिक्स का जादू, टेक्नोलॉजी का धमाका और एक स्कैंडल जो दुनिया को पूरी तरीके से हिला देगा। और हाँ, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस फैक्ट्स के साथ अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ये जो पूरा घोस्ट एम्पायर इन लोगों ने बनाया वो आखिर बनाया कैसे। सो ये बात है 1999 की। जी हाँ, मैनहट्टन के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा ऑफिस था। कोई खिड़की भी नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस चार दिमाग जो वॉल स्ट्रीट के ट्रेडिशनल रूल्स को तोड़ने के लिए बनाए गए थे। जी हाँ, ये चार नाम कौन से थे? टिम रेनॉल्ड्स, रॉब ग्रैनर, मार्क ग्रेस्टन और माइकल जेनकिंस। ये चार लोग कहीं ना कहीं एक सुशक्वाना इंटरनेशनल ग्रुप से निकले थे और अपनी एक नई दुनिया बनाने का सपना देख चुके थे। जी हाँ, इनका विजन क्या था? इनका विजन ये था कि मैथमेटिक्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और एल्गोरिथम्स जो कि आजकल काफी ज्यादा प्रचलित है, उनके साथ एक ट्रेडिंग एम्पायर बनाया जाए जो कि मार्केट्स को माइक्रो सेकेंड्स में हिला सकता है। तो दे वर कमिंग अप विद अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन। जेन स्ट्रीट का नाम भी एक मिस्ट्री है। ऑनलाइन फोरम्स के मुताबिक ये नाम उनके पहले ऑफिस के एड्रेस से आया था। अब बोलोगे एड्रेस क्या था? तो ये एड्रेस था 111 ब्रॉडवे, जो लिबर्टी स्ट्रीट के साथ क्रॉस करता था, जिसे पहले जेन स्ट्रीट कहा जाता था। तो ये जो गली थी उसको जेन स्ट्रीट कहा जाता था, इसलिए इसका नाम ये रखा गया। और पोस्ट 9/11 ये नाम बदल गया, लेकिन जेन स्ट्रीट का एनिग्मा वहीं से शुरू हुआ था। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इनका नाम कैसे पड़ा था। इनके अर्ली डेट्स बड़े ही सिंपल थे। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स ADRs के साथ ट्रेडिंग इन लोगों ने शुरू करी थी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन ये लोग ट्रेडिशनल वॉल स्ट्रीट नहीं गए थे, इनका अप्रोच काफी अलग सा था। वो चाहते थे कि भाई कोई CEO ना हो, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना हो, एक काफी ज्यादा अलग तरीके का फॉर्मेट ये लोग लेके आना चाहते थे। अब एक रिपब्लिक जिसमें सीनियर पार्टनर्स साथ मिलकर डिसीजंस लेते हैं, इस प्रकार का ये सेटअप बनाना चाहते थे। ये स्ट्रक्चर एक ब्लेसिंग थी। इसने एक कल्चर बनाया जहां हर कोई अपना दिमाग का 100% यूज करता था। लेकिन ये एक कर्ज भी था। क्यों कर्ज था? क्योंकि इसने जेन स्ट्रीट को इतना ज्यादा सीक्रेटिव बना दिया कि उनके ऑपरेशन CIA से भी ज्यादा छुपा हुआ लगने लगा। तो दे बिकेम सो सीक्रेटिव, क्योंकि देखिए कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि CEO होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो काफी ज्यादा सीक्रेटिव था। लेकिन उसके बाद आया नेक्स्ट पड़ाव था जब उन्होंने अपना एल्गोरिथमिक आर्सेनल तैयार किया, ओ कामल का जादू। जी हाँ, अब सोचो एक ऐसी कंपनी जो वॉल स्ट्रीट के सारे नॉर्म्स को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने लेके आती है। जब पूरी दुनिया के ट्रेडर C++ और पाइथन में उलझे रहे थे, जेन स्ट्रीट ने एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज किया जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था, ओकामी, OCAMI या OCAML, अलग अलग वर्जन यहाँ पर कहा जाता है। ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इतने रेयर प्रोग्रामर्स भी इनको सुन के हैरान हो जाते थे, इतना ज्यादा ये रेयर था। लेकिन ये कोई रैंडम चॉइस नहीं थी। OCaml का एक्सप्लिसिव टाइप सिस्टम और पावरफुल इंटरफेस कैपेबिलिटीज ने जेन स्ट्रीट को ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल काफी ज्यादा एडवांटेज दिया जो आज तो कोई क्रॉस नहीं कर पाया था। आप लोगों को बता दो कि आज उनका सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी में 70 मिलियन लाइंस ऑफ कोड है। 70 मिलियन लाइन। सोचो 500 से ज्यादा OCaml प्रोग्रामर्स हर दिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं। सो स्वाभाविक सी बात है जब आपको खबर मिलती है कहीं पे सुनने के लिए कि भाई एक IITian को इन लोगों ने 4 करोड़ का पैकेज दिया, 6 करोड़ का पैकेज दिया, तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये कैसे संभव हो रहा है। और ये सिर्फ कोड का खेल नहीं है। जेन स्ट्रीट ने कस्टम बिल्ट FPGA एक्सेलरेटर्स बनाए, अपने हार्डवेयर डिजाइन लाइब्रेरी HardCaml डेवलप किया और एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स फ्रेमवर्क बनाया जो मिलियंस, जी हाँ,
थाउजेंड्स की बात नहीं कर रहे, मिलियंस ऑफ मल्टीकास्ट मैसेजेस पर सेकेंड प्रोसेस करता है। ये स्पीड का नहीं, ऑब्सेशन का खेल था भाई। हर नैनो सेकेंड के लिए लड़ाई, अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्क्स, को लोकेशन फैसिलिटीज। जेन स्ट्रीट ने हर चीज को एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह परस्यू किया था कि भाई एकदम टॉप नॉच होना चाहिए, कहीं पे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से तैयार किया। और ये जो ऑब्सेशन उन्हें एक टेक्नोलॉजिकल फोर्ट्रेस बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा था। कॉम्पिटिटर्स के लिए ये नाइटमेयर था, क्योंकि जेन स्ट्रीट के सिस्टम्स को रेप्लिकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन ये सीक्रेसी और कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि जब रेगुलेटर्स आए तो क्या वो इस ब्लैक बॉक्स को समझ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि किसी भी आम संस्था, किसी भी ट्रेडिशनल संस्था को ये सारी चीजें क्रैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। अब आया द मशीन लर्निंग का रेवोल्यूशन, और आप सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई ने किस प्रकार से पूरी दुनिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बदल दिया। जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फाइनेंस में समझने लगी, जेन स्ट्रीट उस समय तक ऑलरेडी एक कदम आगे थी। उनकी मशीन लर्निंग टीम जो थाउजेंड्स ऑफ हाई एंड जीपीयूज के साथ काम करती थी, न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स बनाती थी जो मार्केट मूवमेंट्स को प्रोडिक्ट कर सकता था इतनी एक्यूरेसी के साथ कि ये ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल लगता है कि कैसे एक कंप्यूटर इतनी सारी चीजें कर सकता है। ये टिपिकल वॉल स्ट्रीट एआई नहीं था। तो बाकी सारे हेज फंड्स, बाकी सारे फर्म्स जिस प्रकार के टूल्स, जिस प्रकार के सिस्टम्स यूज कर रहे थे, ये उनमें से काफी अलग था। जेन स्ट्रीट के एमएल सिस्टम्स, मशीन लर्निंग सिस्टम्स को मैसिव डेटा शीट्स, नॉन स्टैट्यूटरी डिस्ट्रीब्यूशंस और मार्केट बिहेवियर के लिए बनाया गया था कि पूरी तरीके से मार्केट बिहेवियर को स्टडी करके आपको कोड दे सके। उनका ट्रेडिंग एनवायरनमेंट एक परफेक्ट लैब था जहां नए मॉडल्स को इंस्टेंटेनियसली डिप्लॉय किया जा सकता था। और स्केल जान के आप हैरान हो जाओगे, 323 पेटाबाइट्स का स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर जो टेक कंपनीज को भी संभालने के लिए शर्मिंदा कर सकता है। वैसे एआई के थ्रू और भी काफी ज्यादा बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं हमारे थ्रू अपने चैनल पे, तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा वड़ा पाव, और जितने ज्यादा वड़ा पाव देखेंगे उतने जल्दी ही एआई पे भी एक वीडियो आएगा। जेन स्ट्रीट का एआई अप्रोच एक होलिस्टिक मास्टरपीस था। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता, कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल किया जाता, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इन सारे चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता था तब जेन स्ट्रीट का ये पूरा मॉडल बनता था। ये एक ट्रेडिंग डेस्क नहीं बल्कि एक रिसर्च लैबोरेटरी बन गई थी जहां पर बिलियंस के प्रॉफिट्स के साथ खेला जा रहा था। लेकिन ये पावर भी एक डबल एज स्वॉर्ड थी। जब आप इतनी एडवांस टेक के साथ मार्केट्स को डोमिनेट करने लग जाते हो तो ये सवाल आता है कि क्या ये पावर कभी मिसयूज भी हो सकता है। और यही सवाल कहीं ना कहीं जेन स्ट्रीट के दिमाग में भी आ रहा था और लोगों के दिमाग में भी आ रहा था। और उसके बाद कहानी आती है इंडिया का चैप्टर, इंडिया का इन्वेजन, $1 बिलियन का धमाका। जी हाँ, आप लोगों को बता दो कि कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जेन स्ट्रीट को हेडलाइंस में लाया गया इंडिया के डेरिवेटिव्स मार्केट के बादशाह बताते हुए। एक ऐसा जंगल जहां 2024 तक 80%, जी हाँ 80% ऑफ ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम भारत से ही जाता था। ऑप्शंस का मतलब आप सोचो कितने ज्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे लीन हो चुके थे। वीकली इंडेक्स ऑप्शन, हाई लेवरेज और क्रोर्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, ये गोल्ड माइन था फॉर एनी पर्सन हु नोज एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। जिसको भी कंप्यूटर की मास्टरी आती थी उसके लिए पूरी तरीके से गोल्ड माइन था। और जेन स्ट्रीट ने इस गोल्ड माइन को दोनों हाथों से लूटा। भैया एक हाथ से सोना नहीं उठा है, दोनों हाथों से लूटा। कैसे, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2024 में जेन स्ट्रीट ने इंडिया के इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में $2.3 बिलियन की रेवेन्यू बनाई। ये था उनके ग्लोबल रेवेन्यू का 10%। उनका अप्रोच रूथलेस था, मल्टीप्लाई एंटिटीज, मल्टीप्लाई ट्रेड्स, और इसी के लिए उन्होंने बहुत सारी एंटिटीज बनाए। जेन स्ट्रीट सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड और इंडिया में जेएसआई इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और JSI2 इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से मल्टीपल कंपनीज बनाए। ये स्ट्रक्चर कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये रेगुलेशंस को बाईपास करने के लिए बनाया गया था, बिकॉज इंडिया में कहीं ना कहीं रेगुलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आने वाले दिनों में आपने देखा कितने सारे रेगुलेशंस निकले हुए।
एक वेल प्लान्ड गेम था जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग से रोकता था। लेकिन यह गेम इतना भी क्लीन नहीं था। जुलाई 2025 में सेबी ने एक ऐसा बॉम्ब गिराया जो जेन स्ट्रीट के सीक्रेटिव एम्पायर को पूरी तरीके से हिला देगा। जी हां, एक 105 पेज का इंटरिम ऑर्डर आया जिसमें सेबी ने जेन स्ट्रीट पर इंटरनेशनल इंटेंशनली वेल प्लान्ड एंड सिनिस्टर स्कीम का इल्जाम लगाया। यह क्या था? एक मेजर मार्केट मैनिपुलेशन का खेल जिससे जेन स्ट्रीट पे आरोप लगा कि उन्होंने 36,502 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट बनाए। आप सोच सकते हो 36,500 करोड़ का प्रॉफिट, ये आपके और बाकी सारे लॉसेस का पार्ट ही इनके पास गया है। और रिटेल इन्वेस्टर्स को करीब 1.05 लाख करोड़ का लॉस हुआ था इसी कारण से। हमने बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को ऐसे हैक्स अपने इंस्पिरेशनल ट्रेडर्स वाली प्लेलिस्ट में बताते हुए दिखाया है और स्कैम सीरीज के प्लेलिस्ट में भी दिखाया है, जिन्हें आप हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो सेबी ने ये स्कैंडल शैडो से उठा के सनलाइट में लाके दिखाया, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। ये स्कैंडल शुरू ऐसा हुआ, आयरॉनिकली जेन स्ट्रीट खुद अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार बैठा था। अप्रैल 2024 में उन्होंने न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में एक लॉसूट फाइल किया अगेंस्ट राइवल मिलेनियम मैनेजमेंट। इल्जाम क्या था? 2 फॉर्मर एम्प्लॉयज ने जेन स्ट्रीट का एक हाईली वैल्यूएबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चुराया जो इंडिया के ऑप्शंस मार्केट में $1 बिलियन के प्रॉफिट बना रहा था। ये लॉ सूट सेबी के रडार पे आया और उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फाइंडिंग्स भाई साहब आप सुन के हैरान हो जाओगे, माइंड ब्लोइंग फाइंडिंग्स निकाली सेबी ने। सेबी ने 2 मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई कर ली। अब ये क्या थी? पहला, इंडेक्स इंट्राडे मैनिपुलेशन और दूसरा एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज। अब इसको क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जेन स्ट्रीट एलिजिडली बैंक निफ्टी के कंपोनेंट स्टॉक्स को एग्रेसिवली खरीदता था। अगर आप हमारे पुराने पॉडकास्ट या वीडियोस देखते हैं उसमें हमेशा हमने कहा था कि भाई बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वहां पे स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं टू मैनेज द इंडेक्स। अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर है, सब्सक्राइब करे हुए तो आपको पता होगा। तो इंडेक्स को ऊपर लिया जाता था इस तरह से और साथ में मैसिव शॉर्ट पोजीशंस ऑप्शंस में लिए जाते थे दोपहर में। ये स्टॉक्स डंप कर देते थे, उसके बाद इंडेक्स क्रैश होता था और उनके बेयरिश ऑप्शंस जहां पर उन्होंने पुट ऑप्शंस खरीदे होते थे वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट होता था। सरल भाव से बैंक निफ्टी के जो 12 कंपोनेंट्स हैं उनमें से कुछ को सेल कर दिया, उसके बाद दोपहर में डंप कर दिया, साथ में पुट खरीदे थे, पुट का वैल्यू बढ़ गया और इन्होंने पैसा बनाया। एक एग्जांपल, जनवरी 17, 2024 एक दिन में जेन स्ट्रीट ने 734 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया। इस दिन उनकी इंडियन सब्सिडरी ने 4,370 करोड़ के बैंक निफ्टी स्टॉक्स और फ्यूचर्स खरीदे जो मार्केट वॉल्यूम के 15 to 25% था उस दिन का। ये ट्रेडिंग नहीं, ये मार्केट मैनिपुलेशन था और ये एक इंडस्ट्रियल स्केल का मार्केट मैनिपुलेशन ऑपरेशन था। सेबी का जो ऑर्डर आया ये एक वेकअप कॉल था। जेन स्ट्रीट को इंडिया के मार्केट से बैन कर दिया गया और उन्होंने हाल फिलहाल में 4,843 करोड़ रुपए दिए हैं, एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं टू प्रूव कि वो लोग फेयर प्ले करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये एम्पायर अपनी रेपुटेशन को बचा पाएगा या पूरी तरीके से डूब जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये जो बहुत सारे स्कैंडल्स है, सीक्रेट्स है, ये यहाँ पर खत्म नहीं होते। जेन स्ट्रीट के बारे में और बताता हूँ क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें सिर्फ अपने चैनल में आपको पता चल सकती है। जेन स्ट्रीट का सीक्रेटिव कल्चर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है, लेकिन अब ये उनका सबसे बड़ा कर्ज भी बन चुका है। इस कल्चर के सेंटर में थे रॉब, एक को फाउंडर जिनका एक भी पब्लिक फोटोग्राफ नहीं था। ये आदमी इतना रिक्लूसिव था कि जेन स्ट्रीट के वेबसाइट पे भी उनका नाम नहीं था। मैं हमेशा कहता हूँ ना, बड़े लोग जो दुनिया को चला रहे हैं वो कहीं नहीं दिखते, उनमें से एक व्यक्ति शायद ऐसा भी है। लेकिन जून 2025 में एक और बॉम्ब गिरा। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स ने रिवील किया कि भाई साहब ने एलिजिडली $7 मिलियन के फंड लिए थे साउथ सुडान कूप प्लॉट के लिए। ये पैसे AK-47 स्टिंस्टर मिसाइल्स और ग्रेनेड्स खरीदने के लिए किया गया था। आप लोगों को बता दो कि उनके लॉयर्स ने कहा कि वो ड्यूब्ड थे। उन्होंने सोचा था कि ये ह्यूमन ग्राउंड्स पे, मतलब लोगों की सेवा के लिए होगा, लेकिन ये कनेक्शन एक वॉल स्ट्रीट टाइटन और अफ्रीकन बैटलफील्ड्स, एक एशिया ट्विस्ट था जो थ्रिलर मूवी को भी शर्मिंदा कर दे कि भाई किस प्रकार से एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं तो चैरिटी के लिए पैसा दे रहा था लेकिन गलती से मैंने गन्स और ये सब खरीदे। और ये सिर्फ शुरुआत थी। जेन स्ट्रीट का कनेक्शन एक और बड़े स्कैंडल से भी हुआ था, सैम बैंकमैन फ्राइड FTX। जी हाँ, इसको हमने पूरी तरीके से अपने स्कैम की प्लेलिस्ट में कवर किया है, अभी तक नहीं देखा तो जाके देखो।
जी हाँ, ये जो 25 साल का जेल सेंटेंस काट रहे हैं सैम, ये क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा स्कैम था। मैं आप लोगों को बता दूं, ये अकम्प्लिस थे कैरोलाइन एलिसन का, और दोनों जेन स्ट्रीट के ही एल्यूमिनाई थे, वहीं से निकले थे। मतलब सैम वहां से निकले और दूसरा स्कैम कर दिया। ये कोइंसिडेंस नहीं था। जेन स्ट्रीट का हाई प्रेशर, हाइपर इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट शायद ऐसे लोगों को अट्रैक्ट ही करता है जो रूल्स को बेंड करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और उसके बाद ढेर सारा पैसा बनाना चाहते हैं। तभी इसी प्रकार के लोग काफी ज्यादा जेन स्ट्रीट के पास आते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि भैया ये पूरी मनी मशीन है जेन स्ट्रीट। पावर, पैसा, इसकी कोई कमी नहीं है। जेन स्ट्रीट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक ऐसा स्पेक्टिकल है जो दिल को पूरी तरीके से हिला सकता है। 2019 में उनकी रेवेन्यू थी $2.1 बिलियन और 2024 तक ये बढ़कर $20.5 बिलियन हो गई थी। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये एक मनी मेकिंग मशीन थी जो ग्लोबल मार्केट्स को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी। मतलब बड़ा सा बड़ा ट्रेडर, बड़ा सा बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा सा बड़ा पीएमएस चलाने वाला, बड़ा सा बड़ा रिसर्च एनालिस्ट यही सोचता था कि भाई साहब ये इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा रहे हैं, इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे हो रहे हैं। उनके कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर को भी आप देखोगे तो वो काफी ज्यादा शॉकिंग लगेगा। एक फैक्टर आपको बताता हूं कि एवरेज एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी थी, $3,81,000 एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी। कमेंट्स में बताओ कितना होता है, ये पर साल का बता रहा हूं। और जो क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स थे उनको तो बेस सैलरी $3 लाख मिलती थी, ऊपर से कमीशन मिलता था। टोटल कमीशन अगर आप बना लोगे, कंपनसेशन जो आता था वो एक एक व्यक्ति को महीने महीने का कभी कभी $6 लाख आते थे। और नए ग्रेजुएट्स को तो ये $4,25,000 का एनुअल पे लेते थे। एक नंबर्स को आईएनआर में थोड़ा कमेंट्स में बताना और फिर आपको एहसास होगा कि भैया ये कितना ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, और जितने लोग भी इसको कन्वर्ट करके बताएंगे, मैं उस चीज को पिन करूंगा। जो भी सबसे पहले ये कन्वर्ट करके, ये जो पूरा डेटा था इसको आईएनआर में कन्वर्ट करेगा और उसमें लिखेगा कि भैया ये सैलरी होती थी जेन स्ट्रीट वालों की, उसमें एक पैराग्राफ लिखो, उसको मैं पिन करूंगा। मार्केट डोमिनेंस में भी जेन स्ट्रीट का कोई जवाब नहीं। ईटीएफ मार्केट में उनका शेयर 24% था प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी से और 16% सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटी से। इन यूएस रिलेटेड ईटीएफ्स में उसकी बात कर रहा हूं, ऑप्शंस में उन्होंने ट्रेड किया था 1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स एनुअली। एक साल में 1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करते थे, जो ऑप्शन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का अगर देखा जाए तो 8% वॉल्यूम के बराबर होता है। ये पावर एक फीडबैक लूप बनाता है, जितना ज्यादा डेटा उतनी ज्यादा प्रिसिशन और उतना ज्यादा मार्केट पावर, उतना ज्यादा ये लोग पैसा बनाते थे। तो ये सारी चीजें लिंक्ड थी। अब ग्लोबल फुटप्रिंट की अगर मैं बात करूं तो दुनिया भर में इन लोगों ने धमाका किया हुआ था। जेन स्ट्रीट का एक्सपांशन एक मिलिट्री कैंप जैसा था। न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, हर जगह उनके ऑफिसेस थे 24 घंटे ट्रेडिंग ऑपरेशंस के साथ। हांगकांग में उन्होंने चार्टर हाउस के 6 फ्लोर्स लीज करने की बात की थी, जो कि 11,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट पर ऑफिस स्पेस लेता था, और टेक्निकली अगर देखा जाए तो 1,20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा था। एशिया में उनके 400 से ज्यादा एम्प्लॉयज मेनलैंड चाइना, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के मार्केट्स को ऑलरेडी कवर करते थे। तो जेन स्ट्रीट ऐसा नहीं है कि वो केवल भारत के मार्केट्स में आके हिला रहा है, वो कहीं ना कहीं बाकी मार्केट्स को भी हिलाने की कोशिश करा। लेकिन ये एक्सपेंशन, जी हाँ, ये एक्सपेंशन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं था। जेन स्ट्रीट मार्केट के स्ट्रक्चर डिबेट्स में भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज इतनी ज्यादा मैसिव थी कि रेगुलेटर्स को मार्केट स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचना पड़ा कि भाई साहब अगर साल साल में 36,000 करोड़ रुपए निकाल के ले जाओगे और तुम्हारे चक्कर में अगर रिटेल को 1.05 लाख करोड़ का नुकसान हो जाए तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर को सोचना पड़ता है। जब एक फर्म इतना ज्यादा डोमिनेट करने लगती है तो सवाल उठता है कि क्या ये पावर रखती है पूरी तरीके से मार्केट को कंट्रोल करने की या फिर सपोर्ट करने की। ये तो सोचने वाली बात है। अब आप लोगों को बता दूं कि फिर फाइनली सेबी का जो 2025 का झटका क्या लगा इनको। जुलाई 2025 का ऑर्डर एक गेम चेंजर रहा फॉर द जेन स्ट्रीट। उन्होंने जेन स्ट्रीट को एक्सपोज कर दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि रेगुलेटर्स अब एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए तैयार है। सेबी का जो 105 पेज का ऑर्डर आया वो एक रोड मैप था कि कैसे सोफिस्टिकेटेड मैनिपुलेशन को डिटेक्ट और प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इंपैक्ट क्या था? इमीडिएट, काफी ज्यादा ड्रामेटिक था। जेन स्ट्रीट को इंडियन मार्केट से बैन कर दिया गया। जेन स्ट्रीट ने भी कभी नहीं सोचा होगा, इन्होंने स्वाभाविक से बात है बाहर के देशों में जरूर पैसे वैसे खिला के अपने आप को बचाया होगा, लेकिन यहाँ पे बैन कर दिया गया। डेरिवेटिव वॉल्यूम आप सोचो उसके बाद क्या हुआ, एक हफ्ते में 20% गिर गए। 20% डेरिवेटिव मार्केट का वॉल्यूम गिरना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया तक नहीं था, दूसरे कंट्रीज के रेगुलेशंस भी जेन स्ट्रीट के एक्टिविटीज पे अब नजर रखने लग गए हैं। ये ग्लोबल वेकअप कॉल था कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एआई ड्रिवन स्ट्रैटेजीज को अब छुपाया नहीं जा सकता। आप बंद कमरे के बीच में कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज बना के रिटेल का सी नहीं काट सकते। सी मतलब कैरेट होता है। जेन स्ट्रीट ने
$567 मिलियन एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि वो इंडिया में अब वापस आना चाहते हैं। लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स में स्केप्टिमिज्म है कि क्या ये फर्म अभी भी ट्रस्टेड है या अब वापस ये दूसरे तरीके निकाल के कर सकता है, बिकॉज इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स की हिस्ट्री रही है, इसमें काफी ज्यादा ऊपर नीचे वाली चीजें हो चुकी हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फाइनली कि भाई ये जेन स्ट्रीट के बारे में हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, बट इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ह्यूमन कॉस्ट क्या पड़ा है, रिटेल इन्वेस्टर्स के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। जेन स्ट्रीट के स्कैंडल का सबसे हार्ट ब्रेकिंग एस्पेक्ट ये था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को भयंकर लॉस हुआ। सेबी के डेटा के मुताबिक, जैसे कि मैंने कहा, 1.05 लाख करोड़ रुपीस का लॉस हुआ डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, जब जेन स्ट्रीट ने अपना पूरा खेल खेला। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये थी जिंदगी भर की सेविंग्स जो रिटेल ट्रेडर्स ने ऑप्शन मार्केट में लगाई थी, और फिर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स के चक्कर में यहाँ पर सारा का सारा उन्होंने निपटा दिया। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि यार ऑप्शन मैंने ट्रेड सही लिया, मैंने मार्क सही देखा, मैंने बायर सेलर सही देखा, फिर भी मैं क्यों हार गया, कि इस तरह के प्लेयर्स मार्केट में आते हैं और आपका हार्ड अर्न मनी ले जाते हैं। एक सिमेट्री थी जेन स्ट्रीट के एडवांस टेक और रिटेल इन्वेस्टर्स के बेसिक टूल्स के बीच में। एक तरफ था 70 मिलियन लाइंस ऑफ कोड बेस, थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज और माइक्रो सेकंड प्रिसिजन। दूसरी तरफ था रिटेल ट्रेडर्स का इमोशन, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न्स पर डिपेंड करते थे। ये पूरी तरीके से एक अनफेयर बैटल था जिसमें रिटेल ट्रेडर्स को तो हारना ही था और वो हमेशा हार ही रहे थे। ये स्कैंडल था जिसने मार्केट के फेयरनेस पे सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सही में मार्केट एक आम इंसान के लिए बना भी है कि ये बड़े लोग आएंगे, बड़ा पैसा बनाएंगे, एक पेनल्टी देंगे, फिर निकल जाएंगे। जब एक फर्म के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है तो क्या मार्केट सच में कैपिटल एलोकेशन के लिए है? ये एक वेक अप कॉल था कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने का काम चलते रहना चाहिए, और ऐसे में हमारा चैनल इस चीज पे बिल्कुल वर्क करता रहता है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है, जिसके लिए आपको केवल सब्सक्राइब करना रहता है और वो बेल आइकन को क्लिक करना रहता है। अब फाइनल चीज है कि भैया फ्यूचर क्या कहता है। जेन स्ट्रीट अब एक क्रॉसवर्ड्स पे है, ये पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है कि अब इधर क्या करना चाहिए। उनका सीक्रेटिव कल्चर जो था, जो पहले उनकी काफी बड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई थी, अब एक लाइबिलिटी बन चुकी है। सेबी ने जिस प्रकार से इनके स्कैंडल को बाहर किया है उसके बारे में बताया गया है। रेगुलेटर्स दुनिया भर में जेन स्ट्रीट जैसे फर्म्स पे नजर अब रखने लग गई हैं, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं उनके ऊपर एडिशनल स्क्रूटिनी हो गई। उनके एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजीज जो पहले इनोवेटिव थे अब पोटेंशियली मैनिपुलेटिव लगने लग गए। फर्म की डिफेंस कहती है कि भाई जेन स्ट्रीट मार्केट को लिक्विडिटी देता है और उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजी, चाहे वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी हो, फ्यूचर स्ट्रैटेजी हो, कोई भी डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी हो, फर्म कहती है कि भैया कि लेजिटिमेट आर्बिट्राज करते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिस्टमैटिक रिस्क क्रिएट करता है। सेबी का केस एक टेम्पलेट बन गया है कि कैसे रेगुलेटर सोफिस्टिकेटेड मैनिपुलेशन को भी टैकल करने के लिए अब एफिशिएंट है और उनको समय समय पे सजा देते हैं। लेकिन ये भी दिखाना जरूरी है कि ट्रेडिशनल सर्विलेंस सिस्टम अब कहीं ना कहीं काम नहीं करता, तो अब सबको नए टूल्स चाहिए, नए अप्रोच चाहिए, ताकि इस तरह की चीजों को पकड़ा जा सके और सही समय पे रोका जा सके। जेन स्ट्रीट का फ्यूचर अब डिपेंड करता है कि क्या वो अपने टेक्नोलॉजिकल एज को मेंटेन कर पाएंगे जब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के सवाल उठने लग जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं ये भी धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से गायब हो जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएगा। एफर्ट्स पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।